अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो गुड इवनिंग सभी लोगों का। और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में अब आगे पढ़ाने वाला हूं। जो 2 लेक्चर मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ा दिया है उसके आगे मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में क्या क्या पढ़ा है। हमने पिछले 2 क्लास में यही पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी चीज का निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग सामने देख रहे हो कि पानी H2O कैसे बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, उन दोनों ने आपस में मिलाप किया, तब जाकर पानी बना। तो कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का निर्माण जो होता है ना, वो बहुत सारे कण या परमाणु के मिलने से होता है। ठीक है, ये मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे एक एक ईंट जोड़ के हम कमरा बनाते हैं, फिर एक एक कमरा मिलके पूरा महल बनता है या पूरा घर बनता है। सेम वैसे ही छोटे छोटे एटम या पार्टिकल यानी परमाणु या कण आपस में मिलते हैं, परमाणु या कण आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। और बहुत सारे अणु आपस में मिलेंगे तब पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दो अलग अलग पार्टिकल है, दो अलग अलग एटम है। ये मिला तो H2O बना। फिर बहुत सारे H2O आपस में मिले, देखो ये बहुत सारे H2O आपस में मिले तब पानी बना। और मैंने बताया भी था कि एक बूंद पानी में 1 × 10⁻19 इतने H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, इतने H2O के अणु होते हैं। तो एक अणु से तो पानी पूरा भंडारा नहीं जाएगा, बहुत सारे अणु आपस में जब मिलेंगे तब जाकर एक बूंद पानी बनेगा। ठीक। फिर मैंने बताया कि पदार्थ मेन रूप से 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके भी बताया था कि ठोस वो होते हैं जो आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। यानी कि ठोस के बीच में, ठोस के दो अणुओं के बीच में बहुत कम जगह होता है। ठीक है ना, ठोस के दो अणुओं के बीच में बहुत कम जगह होता है। जैसे देखो ये ठोस का एक अणु दूसरा अणु कितना यहाँ पे ये आपस में मिला हुआ है ना। ये मैंने यहाँ डायग्राम जो बनाया है, यहाँ पे आप फिगर जो देख रहे हो, एक अणु दूसरे से बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। और एक कण के दूसरे कण के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जबकि द्रव में क्या होता है कि कण जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा आपस में कम मजबूती से बंधे होते हैं। यानी कि द्रव के दो कणों के बीच में, एक ये कण और एक ये कण, दो कणों के बीच में जो दूरी होती है वो ठोस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और गैस में क्या होता है कि गैस के दो कण आपस में बहुत मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, गैस के कण बहुत कमजोर बंधे होते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी कि दो कणों के बीच में दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इतनी सारी बातें मैंने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो दो कणों के बीच या दो अणुओं के बीच की दूरी जो होती है उसको अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस और हिंदी में अंतरा अणु का स्थान। यानी कि दो अणुओं के बीच में क्या स्थान है उसको कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। और अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या कहते हैं कि दो अणुओं के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितना आकर्षण है, कितना मजबूती से बंधे हैं, वो कहलाता है अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है। और अंतरा अणुक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है? अंतरा अणु का स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है। अरे गैस के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं ना, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस, सॉरी ठोस। यानी कि ठोस के दो अणुओं के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, इसी कारण से उसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है। ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ठीक है।
बोलो। आयुष बोलो। आयुष आदित्य, कोई डाउट है यहाँ? सर देखिए फिर से तो हम लोग का नाम से आया है चलो वो और भाग चला भी गया। गया। ब्लॉक कौन है करके इसका छोड़ नाम? दीजिए। इसका नाम बताओ। कमलेश। नहीं सर, कमलेश है कि कौन है पता नहीं, लेकिन कोई तो आ रहा है। तो अभी आया था और अभी चला गया। ठीक है, ऐसा मैं उसको रिमूव ही कर दूंगा, चिंता मत करो। अभी उसको मैं यहाँ से हटा ही दूंगा पूरी तरीके से। चलो ठीक है, अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इसके आगे की कहानी हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग इसके आगे की कहानी आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ये बोला था कि मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा पदार्थ, कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के मैंने 3 रूप बता दिए, कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं। देखिए, 2 चीजें केमिस्ट्री में मेन रूप से पढ़नी होती है, एक पदार्थ के बारे में और दूसरा पढ़ना होता है हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किस तरीके से अणु बनेगा, किस तरीके से आयन बनेगा, वो सारी चीजें। तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे, और पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं, पदार्थ के बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात सभी लोग समझ गए होंगे? तो हम लोग पदार्थ की जो सबसे पहला गुण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आकृति और आयतन। आप लोगों ने 9वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कई लोगों को अच्छे से भी आता होगा। तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि आकृति क्या होती है, आयतन क्या होती है। ठोस में आकृति आयतन, द्रव में आकृति आयतन और गैस में आकृति आयतन। पहले मेरी बात समझ लेना, सुन लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर की चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा डीपली चीजें बताते हुए चलूंगा, ऊपर ऊपर से नहीं। तो इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनना, और फिर लिखवाऊंगा भी। मैं सारी चीजें मैंने लिख के रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चिंता मत करना। देखो, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। सबसे पहले बात ये कि आकृति का मतलब क्या है। तो आकृति का मतलब है कि कोई पदार्थ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब पदार्थ को जब हम देख रहे हैं तो किस तरीके से वो दिख रहा है, वो ठोस में दिख रहा है कि द्रव में दिख रहा है कि गैस में दिख रहा है। पहली बात तो यही। ओके। और दूसरी बात ये कि जब हम उस पदार्थ को देख रहे हैं, उस वस्तु को देख रहे हैं, तो क्या उसकी आकृति एक जैसी ही हमेशा रह रही है या चेंज हो जा रही है। जैसे मैं कहूं पानी है, ठीक है। तो पानी, अगर मान के चलो मैंने एक गिलास में रखा, तो गिलास में पानी रखने पर उसका आकृति, मान के चलो गिलास ऐसे है, तो उसका आकृति भी कुछ ऐसे होगा पानी का। लेकिन उसी पानी को मैंने बोला एक बहुत बड़े पतीले में रख दिया, या ऐसे करके एक छोटा सा हमारे पास ऐसे बर्तन है, और 1 लीटर पानी यहाँ पर था, मैंने वहीं 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो क्या अब इसकी आकृति वहीं रहेगी? अब इसकी आकृति बदल जाएगी ना। अब 1 लीटर पानी का आकृति कुछ ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पदार्थ की आकृति ठोस है कि द्रव है कि गैस है, और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि पदार्थ की आकृति समय समय पर बदल रही है या हमेशा एक जैसी रह रही है। ये आकृति की बात हो गई। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? अच्छा, क्या कोई मुझे समझा सकता है आयतन क्या होता है? आयतन कोई मुझे समझा सकता है? आप लोगों की क्लास में, 9वीं क्लास में पढ़े होंगे ना? कोई नहीं समझा सकता? देखो, आयतन मैं समझाता हूं क्या होता है, समझो, सुनो मेरी बात। आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु ने कितनी जगह घेर रखी है। किसी वस्तु ने कितना जगह घेर के रखा हुआ है, वही उसका आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहते हैं। जैसे सुनो, जैसे मैं कहूं कि भैया 1 किलो लोहा है, ठीक है, मतलब एक लोहे का रॉड है।
तो लोहे का रॉड है तो आप कहोगे कि देखो वो जो है सो इतना स्थान घेर के रखा होगा, मैं कहूंगा ठीक है। मैं कहूंगा देखो 1 किलो रुई है, तो आप क्या कहोगे कि 1 किलो रुई है लेकिन वो लगभग इतना स्थान घेर के रखा होगा, इतना स्थान। ये जो है सो रुई हो गया और ये जो हो गया सो लोहा हो गया। तो किसका आयतन ज्यादा हुआ? जाहिर सी बात है ना, रुई का आयतन ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि रुई ने ज्यादा स्थान घेर के रखा है। मेरी बात सभी लोग अब समझ गए होंगे। तो आयतन की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि आयतन यानी वॉल्यूम किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? ओके। ये बात जब आप लोग रिपीट में देखना ना लेक्चर, मतलब जब रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो कल सुबह जब देखना तो आराम से देखना, सारी बातें सुनते जाना, और ये जो बीच बीच में चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें तो लिख दी हैं, तो उसको नोट करते जाना। बीच बीच में भी मैं कुछ अच्छी बात बोलूं उसको भी नोट करते जाना आप लोग, ठीक है? तो आयतन सभी को समझ में आ गया कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि ठोस में किस तरह की आयतन होंगे और द्रव में और गैस में। तो अब सुनो, हम लोगों ने अभी बात किया कि जो ठोस होता है, मान के चलो कोई भी ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के दो अणुओं के बीच में, दो अणुओं के बीच में यहां पर दूरी जो होती है, दो अणुओं के बीच में डिस्टेंस, वो बहुत कम होती है। यानी कि वो आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इस कारण से ठोस जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी ठोस चीजें होती हैं, उनकी एक निश्चित निश्चित आकृति होती है, क्योंकि वो कभी बदलेंगे नहीं ना। ठोस तुम कोई भी ले लो, कोई भी ठोस चीज ले लो, क्या उसकी आकृति कभी बदल सकती है? आपके पास किताब होगा, आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास टेबल होगा, कोई भी ठोस चीज देख लो, क्या उसकी आकृति कभी बदल सकती है क्या? अगर वो ठोस है तो नहीं बदल सकती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उस ठोस वस्तु के जो अणु हैं वो आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है भैया, ऐसे तुम समझ लो, ठीक है ना? तो वो आपस एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इतनी मजबूती है कि उनकी आकृति निश्चित हो गई और उनका आयतन भी निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा तो नहीं है ना कि अभी कुछ उनका आकृति और है, बाद में आकृति कुछ और हो जाएगी। उसका आयतन भी तो निश्चित होगा, वो सेम जगह घेरेंगे। जैसे 1 किलो लोहा है तो वो सेम जगह घेरेगा, 5 घंटे के बाद भी सेम जगह घेरेगा। ऐसा नहीं है कि 1 किलो लोहा आज जितना जगह घेर रहा है, 5 दिन के बाद वो उससे ज्यादा जगह घेरने लगेगा, यानी उसका आयतन भी फिक्स हो गया। तो वो बात मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आपको बाद में नोट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारी बातें लिख के रखी हुई हैं, आपको यहाँ से बाद में नोट्स बनाने के समय नोट कर लेना है कि ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा और दूरी कम होती है, जिसके कारण ठोस के कण एक निश्चित जगह पर होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होती है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है, ठीक है? रबर बैंड भी इसका एग्जाम्पल है। मैंने रबर बैंड जानबूझ के लिखा क्योंकि रबर बैंड को, रबर को मान के चलो हम खींचेंगे, तो खींचेंगे तब तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे वो फिर अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। तो इसीलिए रबर बैंड भी ठोस है। ओके, हाँ बोलो, क्या दिक्कत है आयुष? बोले सर पेड़ पौधे या फिर हम लोग का बॉडी, हम लोग भी तो ठोस है, तो हम लोग का शरीर क्यों चेंज होते रहता है हम लोग का? क्योंकि आकृति हम के लोग, साथ साथ हम चेंज क्योंकि होता हम है, लोगों ऐसा के क्यों होता शरीर में, हम लोगों के शरीर में ऐसे टिश्यूज हैं, मतलब इस ऐसे हम लोगों के शरीर में हार्मोन्स हैं कि हम लोगों का शरीर बढ़ता है ना। तो हम लोग प्रॉपर ठोस नहीं है। कौन कहता है कि हम प्रॉपर ठोस हैं? सबसे पहले है? बात सर तो हम पेड़ प्रॉपर तो ठोस। दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात सुन लो।
अगर आपने शुरुआती लेक्चर देखा होगा तो मैंने सबसे पहले ही बोल रखा है कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम निर्जीव वस्तु की बात करते हैं। क्या मैंने बात बोली थी कि नहीं, कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी नियम है, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो निर्जीव वस्तु पर लागू होती हैं, सजीव वस्तु पर लागू नहीं हो। क्या मेरी बात समझ गए? यस आप सर। समझ गए? चलो ठीक है, माइक बंद करो। बाकी किसी को इसमें कोई डाउट अगर है तो तुरंत हमें बता देना। तो ये ठोस की बातें हम लोगों ने समझ ली। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारा द्रव होता है वो कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, आयतन कैसा होता है। देखो, तो जो द्रव होता है, मैंने पहले भी एग्जांपल देकर आपको समझाया कि मान के चलो द्रव है, मेरे पास 1 लीटर पानी है। कोई द्रव है, जैसे पानी है, द्रव में 1 लीटर पानी है, उसको हम ग्लास में डालेंगे तो उसकी आकृति इस तरीके की बन जाएगी। उसको अगर हमने एक बड़े परात में डाल दिया इस तरह में, तो उसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। उसको मान के चलो एक गोलाकार बर्तन में हमने डाल दिया, ऐसे गोलाकार बर्तन में, तो उसकी आकृति कुछ और हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं है। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई ना? द्रव की आकृति, देखो, कभी आकृति कुछ और हो जा रही है, कभी आकृति कुछ और हो जा रही है। इसकी आकृति निश्चित नहीं है। ठीक है, इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी के हिसाब से अपनी आकृति बना लेता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि द्रव जो है, इसके पीछे रीजन ये है कि द्रव के अणु जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। इस कारण से वो इधर उधर बह जाते हैं। इसलिए तो पानी जो है सो बहता है। क्यों बह जाता है पानी? क्या कभी होता है कि लोहे का रॉड का कोई टुकड़ा बह जाए? ऐसा नहीं होता ना, पानी बह जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के एक अणु दूसरे अणु के में आपस में बहुत मजबूती के साथ नहीं बंधे होते। इस कारण से पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हट के बहने लगता है। तो उसको जिस आकृति में रखेंगे वैसा वो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका आयतन भी चेंज होता है? जरा सोचो, अगर कोई पूछे द्रव का आयतन निश्चित होता है कि ये भी चेंज हो जाता है, तो आयतन क्या होता है कि वो कितना स्थान घेरा। आयतन क्या होता है? कितना स्थान घेरा। यानी कि यहां पर रहेगा तो 1 लीटर पानी जितना स्थान घेरेगा, स्थान घेरने की बात हो रही है, मतलब एरिया की बात हो रही है, उतना ही, या वॉल्यूम कह सकते हो कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम, आयतन, कितना उसका आयतन है। तो भले ही उसको किसी बर्तन में रख दो, लेकिन 1 लीटर पानी को जगह तो उतना ही घेरेगा ना, चाहे तुम बड़े परात में रखो या छोटे गिलास में रखो या गोलाकार बर्तन में रखो, जगह तो उतना ही घेरेगा, जगह तो बराबर घेरेगा। आकृति चेंज हो जाएगी लेकिन जगह उतना ही घेरेगा। तो इस यानी कि द्रव का आकृति बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता। ठीक है, ये बात मैंने यहां पे लिख रखी है, ध्यान से समझ लो। ओके, चलो, ये बात यहां पर पहले सभी लोग समझ लो, ये पढ़ लो। बोलो सुधांशु, क्या बोलना है? बोलो। अभी तुम माइक खुलवाए, अब कुछ बोले नहीं रहे, क्या हो गया? तुम्हारा माइक ऑन है, बोलो। सर बोले आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है। आवाज तो फ्रेश जा रहा है, आपके पास नेटवर्क दिक्कत है क्या? अब आवाज जा रही है अच्छी? यस आ रही है। अभी तक जो पढ़ाया कोई दिक्कत? सर थोड़ा घड़ा कर आ रहा था, जो आप बता रहे थे वो बर्तन में रखे जाएंगे तो आयतन बदल जाएगा।
तो वह बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, पीछे बाद में लेक्चर देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि जो द्रव पदार्थ के अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, ठोस से कम होता है, और दूरी जो होती है वो ठोस से ज्यादा होती है। ये बात तो पहले भी बताया। तो आकर्षण बल कम ही होने के कारण द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि एक एक जो कण है वो दूसरे कण को मजबूती से नहीं बांध पाता है, तो दूसरा कण इधर उधर बहने लगता है, तो इसीलिए पानी में बहने की प्रवृत्ति हो जाती है। कोई पूछे कि पानी में बहने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, तो तुम ये बता सकते हो। और इसी कारण से द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकृति ले लेगा, उसी का शेप बन जाएगा। ग्लास में रखेंगे तो बिल्कुल ग्लास जैसा शेप ले लेगा, बड़े बर्तन में रखेंगे तो बड़े बर्तन जैसा शेप ले लेगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। लेकिन उसकी आकृति जो होगी निश्चित नहीं होगी, क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वो वैसे ही आकृति प्राप्त कर लेता है। ये बात सभी लोग समझ गए थे। लेकिन जो आयतन होता है ना, मैंने यहाँ पे आगे लिख रखा है, किंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव हमेशा बराबर स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बर्तन में तुम रखोगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगा, और बड़े बर्तन में रखोगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगा। गोलाकार में रखो, चौड़ेकार में रखो, कैसे भी रखोगे स्थान तो उतना ही घेरेगा ना। 1 लीटर अगर है वो, तो वो 1 लीटर के बराबर स्थान तो घेरेगा ही। तो उसका आयतन निश्चित हो गया, लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। ठीक है, अब जरा गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस में तो सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि गैस के जो, अगर मान के चलो ये गैस का एक कण है तो दूसरा कण यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। समझ रहे हो? तो गैस के कण आपस में तो मजबूती से बंधे ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसके कण जो होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए तो हवा जो है वो तेज बहती है। हवा हम चारों तरफ है, हर जगह बहती रहती है, क्योंकि इसके कण आपस में मजबूती में बंधे ही नहीं होते हैं। तो जब आपस में मजबूती में नहीं बंधे होते हैं, एक कण की दूसरे कण से बहुत ज्यादा दूरी होती है, तो ये इधर उधर बहने लगते हैं। ठीक है ना, इस कारण से ना तो इनकी आकृति निश्चित होती है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। आकृति भी निश्चित नहीं होती है और आयतन, क्योंकि देखो अगर मान के चलो हम एक इतना छोटा सा है, इसमें हमने कुछ गैस रखा तो वो ऐसे होगा। ठीक है, मान के चलो हमने एक छोटा सा डिब्बा लिया, इसी गैस को इसमें भर रहे हैं तो भी ये आ जाएगा। थोड़ा क्या करना होगा, थोड़ा सा दबा के रखना होगा गैस को, और कुछ नहीं। और मान के चलो इससे भी छोटा ले रहे हैं, इतना छोटा डिब्बा ले लिया, तो भी गैस के कण आ जाएंगे इसमें, बस हमें थोड़ा सा दबाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आयतन भी तो निश्चित नहीं है ना, कभी कम जगह ले रहा है, कभी ज्यादा जगह ले रहा है। तो गैस का ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैंने लिख रखा है और आपको समझा भी दिया। मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी बातें कह चुका हूं। अब अगर आकृति और आयतन में किसी को दिक्कत है तो फटाक से बताओ, वरना मैं अगले कंसेप्ट पर बढ़ूं। बोलो। जल्दी से बताओ। अगला हमारा कंसेप्ट है घनत्व यानी डेंसिटी। 10 मिनट इसमें भी समय लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, या फिर क्या कहते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ा दे रहा हूं? अच्छा रुको जरा, एक दो लोग से बात करते हैं, एक दो सवाल पूछते हैं, फिर घनत्व में आगे बढ़ेंगे। साजिया साजिया और शायद तमन्ना, ये दो लोग हैं एक ही क्लास में। जरा आप लोग अपना माइक खोलिए। साजिया, हेलो साजिया। यार ज्यादा इधर उधर मत घुमाओ मोबाइल को, वरना आवाज खराब आ रही है। अच्छा एक बात बताओ साजिया, अगर हमारे पास 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई है, तो दोनों में कौन भारी होगा?
हमारे पास 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई है, दोनों में कौन भारी होगा? अरे बोलो भैया। आवाज आ रही है मेरी? साजिया। सर दोनों बराबर होगा, रुई और लोहा दोनों बराबर होगा। देखो, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई लोगों से ये सवाल पूछा जाता है ना, तो कहते हैं कि 1 किलो लोहा भारी होगा। अरे मैं बोल रहा हूं 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी हो गया भैया? 1 किलो लोहा भी है। देखो, जैसे अनमोल पांडे ने जवाब दे दिया कि लोहा भारी होगा। गजब अनमोल पांडे। अरे भैया, मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई। हाँ, ये बात अलग है कि लोहा कम जगह लेगा और रुई ज्यादा जगह लेगा, वो बात अलग है। लेकिन दोनों का भार तो सेम रहेगा ना। 1 किलो ये भी है, 1 किलो वो भी है। ये बात मैंने इसलिए पूछा क्योंकि घनत्व जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, डेंसिटी, इसमें उसका बहुत बड़ा समझ में आने के लिए वो चीज है। कैसे, जरा समझो। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि घनत्व होता क्या है, घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व हम लोग कहते हैं द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यानी कि घनत्व का मतलब क्या है? ये तो समझ में आ गया कि द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन उसका मतलब क्या है, जरा ये समझो। समझना मेरी बात, मैंने आगे भी ये लिख रखा है कि घनत्व का मतलब क्या है। तो घनत्व, अभी मैंने बोला कि घनत्व होता है द्रव्यमान, यानी कि कितना उसका भार है, ठीक है, और बटा आयतन। तो अगर कोई वस्तु कम स्थान घेरे, मान के चलो कोई ऐसी वस्तु है जो कम स्थान घेर रही है और उसका द्रव्यमान ज्यादा हो, तो क्या उस वस्तु का घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। ये मैंने घनत्व लिखा है, मैं ये बोल रहा हूं, अब जरा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि उस वो वस्तु कम स्थान घेर रहा है। कम स्थान घेर रहा है यानी कि आयतन उसका कम है। आयतन क्या है उसका? कम है, मतलब स्थान कम घेर रहा है। लेकिन उसका द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब उसका भार जो है वो ज्यादा है। तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो जाहिर सी बात है ना कि घनत्व ज्यादा आ जाएगा। अरे ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे कम है, ऊपर 10 है और नीचे 2 है, तो 5 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है और स्थान कम घेर रहा है तो उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, लोहा। लोहा क्या होता है? लोहा अगर इतना छोटा है, 1 किलो लोहा इतने छोटे में आ जाएगा कि नहीं? यानी कि देखो, ये स्थान भी कम घेर रहा है, स्थान कम घेर रहा है ना, आयतन इसका कम हो गया ना, और इसमें द्रव्यमान 1 किलो है, तो यानी कि लोहे का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं इसी बात को ऐसे कह रहा हूं, सुनना अब मेरी बात। इसी बात को मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान के चलो, जैसे कि मैं फिर से लिख देता हूं, बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब दूसरा केस समझो। दूसरा केस ये है कि अगर द्रव्यमान जो है, मतलब भार जो है वो कम है, लेकिन उसका आयतन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब वो जगह ज्यादा घेर रहा है, लेकिन उसमें वजन जो है वो कम है। तो ऊपर कम वैल्यू है, नीचे ज्यादा वैल्यू, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रुई समझ लो। रुई जो होता है, रुई बहुत इतना इतना ज्यादा तुम रुई ले लोगे तो हो सकता है कि आधा किलो का ही ना हो। इतना इतना सारा रुई ले लोगे तो देख रहे हो वो स्थान ज्यादा घेर रहा है, इतना इतना सारा स्थान घेर लिया रुई ने, लेकिन उसका वजन क्या हो गया? उसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी कि रुई का घनत्व कम हो जाएगा, जबकि लोहे का घनत्व ज्यादा हो जाएगा।
तो घनत्व किस बात पे डिपेंड करेगा? घनत्व चेक करने से पहले ये देख लेना कि उसका द्रव्यमान और आयतन। अगर वो वस्तु कम स्थान घेर रहा है, ये वाला केस, अगर कम स्थान घेर रहा है और उसमें भार ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। और अगर वस्तु ज्यादा स्थान घेर रहा है और उसका द्रव्यमान भार कम है तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, जैसे कि रुई। मेरी बात सभी लोग समझ में आ गए? यानी कि लोहे के जो अणु होंगे वो आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होंगे, बहुत मजबूती के साथ, और जबकि रुई के अणु होंगे वो मजबूती के साथ नहीं बंधे होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होंगे। सभी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सभी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। घनत्व कोई भी पूछे, किसी भी दो चीज के बीच में घनत्व पूछे, आप तुरंत जवाब दे देना, ठीक है? अब जैसे मैं यहीं पे सवाल पूछता हूं कि ठोस का घनत्व ज्यादा होगा कि द्रव का घनत्व ज्यादा होगा? बोलो, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा कि द्रव का घनत्व ज्यादा होगा? जल्दी मैसेज करके बताओ तो। ठोस का घनत्व ज्यादा होगा कि द्रव का घनत्व ज्यादा होगा? आयुष आदित्य बोल रहे हैं द्रव का घनत्व ज्यादा होगा। अरे बिल्कुल गधे हो क्या? द्रव का घनत्व कैसे ज्यादा हो जाएगा यार? सुनो मेरी बात, ये देखो, ये मैं यहाँ पे ठोस ले रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं द्रव ले रहा हूं, और यहाँ पर मैं गैस ले रहा हूं। तो ठोस जो होगा, ठोस, इसमें अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होगा, यानी कि दो अणु आपस में बहुत मजबूती के साथ मिलके बंधे होंगे। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि इनके बीच में दूरी बहुत कम होगी। तो जब दूरी बहुत कम होगी तो जाहिर सी बात है ना कि ये कम स्थान में ज्यादा चीजें आएंगी। जबकि द्रव में क्या होगा कि द्रव के दो कण होंगे वो अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, तो ज्यादा स्थान घेरेगी और कम चीजें आएगी। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर इतनी ही दूरी में कितने सारे अणु आ गए, और जबकि यहाँ पे इतनी दूरी में बहुत कम अणु आए। यानी कि ये, इसमें भार कम है, और इस वाले में क्या है, भार जो है सो कम है और जगह ज्यादा घेर रहा है, तो इसका घनत्व हो जाएगा कम। और इसमें क्या है, इसमें भार ज्यादा है और जगह कम घेर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अणु बहुत ही कम जगह पर है, तो इसका घनत्व हो जाएगा ज्यादा। मेरी बात समझ गए सभी लोग? और गैस में क्या हो जाएगा, गैस में जस्ट इसका उल्टा, इससे भी कम, यानी क्योंकि गैस के कण एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो गैस के कण तो इतने ना दूर दूर होते हैं कि ये आपस में मजबूती के साथ बंधे ही नहीं होते, तो इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा स्थान घेरते हैं, भार भी कम होता है। तो भार कम होता है और स्थान ज्यादा हो गया, तो घनत्व भी बहुत कम हो जाएगा, घनत्व जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे तुम खुद सोचो ना कि तुमने एक लोहा लिया, ठीक है, 1 किलो का लोहा लिया तो वो इतनी दूरी में आ जाएगा, लेकिन तुमने 1 किलो पानी लिया तो क्या वो इतनी दूरी लेगा? वो कम से कम इतनी दूरी लेगा, 1 किलो पानी लेगा कि नहीं लेगा? यानी कि जगह ज्यादा घेरा ना, तो जगह ज्यादा घेरा, आयतन ज्यादा हो गया, तो उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व कम हो जाएगा। और 1 किलो गैस तो भैया कितना जगह लेगा तुम सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बैलून में तो शायद हो सकता है 5 ग्राम भी गैस ना आए, तो 1 किलो गैस तो बहुत जगह लेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा आयतन लेगा। तो घनत्व तो सबको समझ में आ गया कि जो घनत्व होगा, जो घनत्व होगा वो कैसे होगा भाई? ठोस में सबसे ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। बोलो, कोई डाउट? तो इसकी जो थ्योरी है मैं अगले क्लास में लिखवा दूंगा आपको, यहीं से हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक बार वो स्लाइड भी दिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो जब चाहना तो उस समय लिख भी लेना। देखो,
ये मैंने ठोस का लिख दिया है यहाँ पे कि ठोस में अंतराणु का बल ज्यादा होने के कारण अंतराणु का स्थान कम होता है, इस कारण से घनत्व ज्यादा होता है, ये लिख लेना। द्रव में ये लिख लेना, ठीक है, और गैस में ये लिख लेना। तो इसको लिख लेना, कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग तीसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके, चलो आयुष बोलो, क्या बोलना है, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा। सर एक चीज समझ में नहीं आया है, क्या बोलो फिर से, क्या विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन? क्या पूछ रहे हो तुम, विस्थापन पूछ रहे हो? माइक खोलो। यस सर। तो विस्थापन तो फिजिक्स का टॉपिक है ना, वो अभी क्या यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हो, वो फिजिक्स में पूछना। विस्थापन फिजिक्स का टॉपिक होता है कि दो चीजों के बीच की जो सबसे मिनिमम दूरी होती है ना, सबसे न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन कहते हैं। चलो ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, इतना तब तक पढ़ के रखो, कल फिर मिलते हैं। ओके, और रविवार को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे हम लोग, डाउट क्लास। रविवार को 1-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, 1 घंटे की, जिसमें कि आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ लेना संडे को। ठीक है, मैं कल आपको टाइम बता दूंगा कितने बजे। तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे डाउट के लिए।